तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। एक दिन की छुट्टी के बाद में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा आज के एग्जाम में, वो आपको पता चलने वाला है। मैथ रीजनिंग में क्या कोई परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस की वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आज जो प्रश्नों को भेजा किसने भेजा है। तो रविकांत तिवारी जी, इनके 79 यानी कि 79 नंबर आए हैं और ममता जाट जी के 82 नंबर आए हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों लोगों का सिलेक्शन लगभग तय है, बस आपको फिजिकल में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए साइंस से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी आयताकार कांच की सतह से प्रकाश की किरण कितने डिग्री पर परावर्तित होती है। यानी कि इस तरह से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर कोई आयताकार कांच रखा हुआ है। अब यहाँ से टकरा करके ये जो प्रकाश की किरण है वो कितने डिग्री पर परावर्तित होगी, ये किस पर निर्भर करता है। तो ये आपतन कोण के आधार पर निर्भर करता है कि आपतन कोण कितना है, उसी हिसाब से प्रकाश की किरण मुड़ेगी। कैसे, आइए देख लेते हैं। एक आयताकार कांच की सतह से प्रकाश का परावर्तन आपतन कोण पर निर्भर करता है। आपतन कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश सतह से टकराता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 45 डिग्री के आपतन कोण पर अगर प्रकाश की किरण यहाँ पर टकरा रही है तो परावर्तन भी उसका 45 डिग्री के ही कोण से होगा। ठीक है, तो कथन बना करके वाक्य के आधार पर जो है आपसे पूछा गया था, तो ये आपका आपतन कोण पर आधारित होता है परावर्तन कोण का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उनके लिए एमपीएसआई टारगेट करना सबसे बढ़िया होगा, एएसआई एलडी से टारगेट करना होगा। लेकिन जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उन लोगों के पास में अभी मौका है। ठीक है, तो एमपी पुलिस के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के आप अपनी तैयारी और बेहतरीन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, विवेक कुमार जी के 80 नंबर आए हैं, यहाँ पर अरविंद जी के 83 नंबर आए हैं। मात्र 6 दिनों में इन्होंने इन नोट्स को कंप्लीट किया था। नोट्स का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने हमारे नोट्स से तैयारी की थी। ठीक है ना, तो आप लोग भी अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या मिलेगा आपको, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपी के इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में जितनी भी नई पीडीएफ बनाई जा रही हैं, जैसे कि स्पेशल वीडियो हो गई, स्टेशन कोड की वीडियो हो गई, या जो भी आपका ईएसबी नया पूछता है उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं, उन सब की पीडीएफ आपको इसी के साथ में मिलने वाली है। और ये मात्र आपको 179 रुपए में सक्सेस जंक्शन के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती बहुत दिनों के बाद आई भाई, आगे भी बहुत दिनों के बाद में आएगी। तो जिन लोगों ने एमपीएसआई का फॉर्म भरा है उनके पास में बेहतरीन मौका है। एमपीएसआई के कंप्लीट 8-9 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में सक्सेस जंक्शन के द्वारा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इन नोट्स को लेकर के आप एमपीएसआई में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं और अपनी वर्दी पक्की कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नोट्स कैसे प्राप्त होंगे, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। एएसआई एलडीसी के नोट्स चाहिए तो भी आपको 179 का ही पेमेंट करना है। अगर आपको एमपीएसआई की नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है और इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आपको कांस्टेबल और एसआई दोनों के कंप्लीट नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके आप ये दोनों कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अभी आज सुबह ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट ली थी। ठीक है ना, तो उसमें सरप्राइज टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह सब कुछ होती रहती हैं। तो जल्दी से नोट्स लेकर के आप इस ग्रुप में शामिल हो जाइए और शामिल हो जाइए वर्दी की इस जंग में। एक वर्दी आपके पास में होनी चाहिए, चाहे एसआई की हो, चाहे कांस्टेबल या फिर एएसआई एलडीसी की। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में, देखो हमने कहा था वर्ण विक्षेपण से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इंद्रधनुष में लाल रंग सर्वाधिक क्यों दिखाई देता है। तो भाई लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे लंबी होती है, काफी दूर से दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर दिखाई देता है। आइए इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है वो सबसे लंबी होती है, जिससे यह पानी की बूंदों से गुजरते समय सबसे कम मुड़ता है, यानी सबसे कम जो है अपवर्तित होता है। ठीक है, इसके विपरीत बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण यह सबसे अधिक मुड़ता है और सबसे नीचे दिखाई देता है। आप देखेंगे
देखिए, जब आप देखेंगे अपने इंद्रधनुष को, तो इंद्रधनुष पर आपको लाल रंग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और बैंगनी रंग सबसे कम दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है? तरंग दैर्घ्य इसका मुख्य रीज़न होता है, जिसकी वजह से यह प्रक्रिया होती है। लंबी तरंग दैर्घ्य देखिए, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य दृश्यमान प्रकाश में सबसे लंबी होती है और वहीं कम विचलन भी होता है लाल रंग का। जब लंबी तरंग दैर्घ्य के कारण इसका विचलन जो है, वो प्रकाश के पानी की बूंदों से निकलते समय बहुत कम होता है, यानी विचलन बहुत कम होगा, तो आपको दूर से लाल रंग दिखाई देगा। और अधिक विचलन की बात करते हैं, तो जो बैंगनी रंग है, इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य भी सबसे कम होती है। ठीक है ना? अंतर समझ में आ गया? यही प्रश्न आगे आपसे घुमा करके पूछा जाएगा। अभी एक बार इसका क्रम पूछा था कि भाई ऊपर से नीचे की ओर क्रम बता दीजिए। एक बार इसका उल्टा क्रम पूछ लिया था, तो बैजानी हपी नाला का उल्टा क्रम पूछ लिया था, है ना? तो उल्टा क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको हम ऑलरेडी करा चुके हैं। जितनी बार ये एग्जाम में प्रश्न आया है, आपको हमने डिटेल में समझाया है। और देखो, बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ठीक है ना? अब देखो, कुछ लोग कहते हैं सर आपने कहाँ समझा, स्क्रीनशॉट लगा दो। भाई स्क्रीनशॉट लगाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाएंगे बताइए? कहाँ पर लगाएं? यहाँ पर लगाएं, तो ये प्रश्न कहाँ पर दिखाई देगा ना? जो लोग डेली एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं उनको पता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, तो पीछे से आप जो है एक मतलब 30 अक्टूबर से लेकर के अब तक का देख लीजिए एनालिसिस। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमने क्या पढ़ाया है और क्या क्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि हर दिन का एग्जाम एनालिसिस देखिए आप। अगला प्रश्न देखिए, धार मरुस्थल का स्तरीय जो आपका स्थलीय स्वरूप है, वो किस वजह से है? देखो, वहाँ पर मैदान दिखाई देता है थार मरुस्थल में। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो मैदान दिखाई देता है? तो अरावली पर्वतमाला की वजह से थार मरुस्थल का स्थलीय रूप हमको दिखाई देता है। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो थार मरुस्थल का स्थलीय रूप अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित होने, कम वर्षा, उच्च तापमान और हवा के प्रभाव के कारण है, जो रेत के टीलों को आकार देते हैं। अरावली पर्वतमाला एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो मानसूनी हवाओं को थार तक पहुंचने से रोकती है, जिससे यह शुष्क रहता है। हवाएं रेत के कणों को उड़ा करके टीले बनाती हैं, जिन्हें रेत के टीले या फिर स्थिर संरचनाएं कहते हैं। तो बेसिकली अरावली पर्वतमाला की वजह से थार का मरुस्थल का जो स्थलीय स्वरूप है, वो हमको दिखाई देता है। ठीक है ना? कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पर रेत की हवाएं चलती हैं तो एकदम साफ कर देती है ना। तो ये अरावली पर्वतमाला की वजह से थार का मरुस्थल बेसिकली हमको ऐसा दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीर बुधान का मेला, मेला वाली पीडीएफ उठाना, उसमें देखना पीर बुधान के मेले के बारे में पूरा डिटेल में समझाया था। 250 वर्ष पुराना ये मेला है, किसकी मजार पर लगता है, कहाँ पर लगता है, शिवपुरी के किस क्षेत्र में लगता है। तो भाई आज आपसे क्षेत्र का ऑप्शन दिया गया था, सांवरा क्षेत्र में पीर बुधान का मेला लगता है। ठीक है? चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए। तो देखो, इसीलिए हम कहते हैं ना भैया, हम तो ताल ठोक कर कहते हैं, हमने कराया है, उठा करके पीडीएफ देख लो। ठीक है ना? उसमें आपको मेले का वीडियो मिलेगा। स्टेशन कोड कोई भी पूछ ले, हमारी पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? ताल ठोक करके कहते हैं। ठीक है? इसलिए बार बार कहते हैं कि हाँ भैया हमारे पीडीएफ से आ रहा है। जिसको बुरा लगता है लगता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, है ना? चलिए, बाकी कमेंट करने वाले लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, उनका हमारे ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। ठीक है? देखो, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सांवरा नामक स्थान पर लगता है। यह मेला हर साल अगस्त और सितंबर के महीनों में आयोजित होता है। यह लगभग 250 वर्ष पुराना मेला है। ठीक है? स्थान देख लीजिए, तो शिवपुरी के सांवरा क्षेत्र में लगता है। महीना कौन सा है? अगस्त और सितंबर के भादो मास में। अवधि क्या है? लगभग 250 वर्षों से अधिक पुराना है। एक बार यही प्रश्न पूछा गया था, कितनी वर्ष पुराना ये मेला है? तो 250 वर्ष पुराना है। कौन से संत की मजार पर लगता है? तो पीर बुधान के मजार पर लगता है। पीर बुधान कौन से संत थे, कौन से जिले में लगता है, ये सब कुछ पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्योहार पूछा गया है कि भाई आदिवासी त्योहार जो नौरता है, वो किस अवसर पर मनाया जाता है? तो नवरात्रि के अवसर पर आदिवासी त्योहार नौरता मनाया जाता है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आदिवासी नौरता त्योहार मुख्य रूप से नवरात्रि उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है, खासकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। इस दौरान अविवाहित लड़कियां देवी दुर्गा की आराधना करती हैं और नौरता नृत्य भी करती हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना, नौरता नृत्य भी होता है, आदिवासियों का नृत्य है, नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। तो यह त्योहार नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। अनुष्ठान की बात कर लेते हैं, तो युवा अविवाहित लड़कियां इसमें भाग लेती हैं। वे मिट्टी का एक मंच तैयार करती हैं, जिसमें हर्बल रंगों से रंगा जाता है और यहाँ पर वे नृत्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि भाई भारिया जनजाति का त्योहार इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है? तो समारोह त्योहार, आदिवासी त्योहार, इनकी ऑलरेडी एक पीडीएफ दे चुके हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया है। ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। बधाई नृत्य जो है वो भारिया जनजाति का नृत्य नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं बधाई किसका नृत्य है और भारिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य भी होते हैं, सब कवर कर लेंगे। तो भारिया जनजाति का त्योहार बधाई नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में निवास करने वाली एक विशेष पिछड़ी जनजाति का। ठीक है? तो ये भारिया का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यही पूछा गया था कि भारिया का कौन सा नहीं है। अब देखो,
जिसके प्रमुख त्योहारों में भड़म और कर्मा शामिल है। बधाई एक पारंपरिक और लोकप्रिय लोक नृत्य वाटिका है जो उत्तर भारत में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रचलित है, लेकिन यह भारिया जनजाति का पारंपरिक त्योहार नहीं है। तो ध्यान रखना, आपसे भारिया जनजाति का पारंपरिक त्योहार कौन सा नहीं है पूछा गया था, तो बधाई भारिया का नहीं है। अब भारिया जनजाति के त्योहार कौन कौन से होते हैं वो ही बता दीजिए, तो वो भी देख लो। भारिया जनजाति के त्योहार की बात करें तो भारिया जनजाति के प्रमुख त्योहार भड़म और कर्मा है, ये दोनों ध्यान रखना है, आगे पूछे जा सकते हैं। बधाई के बारे में देख लो। बधाई मध्य भारत में प्रचलित एक पारंपरिक लोक नृत्य वाटिका है। यह कई जनजातियों और समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला पूछा गया आईपीएल 2008 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था। तो पहली बात तो आईपीएल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म होता है। 2008 का फाइनल मुकाबला पूछा गया डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में इसको आयोजित किया गया था। चलिए देख लेते हैं। देखो 2008 इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल एक डे नाइट मुकाबला था, पहली बात। 2020 मुकाबला था, दूसरी बात जो 1 जून 2008 को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मनाया गया, मतलब खेला गया था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, डेट भी बता दी है, कौन सी टीम के बीच में खेला गया था, कौन से स्टेडियम में खेला गया था, कैसा मैच था, ये पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। आगे अगर कोई प्रश्न बने तो वो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है अजमेर में किस संत की दरगाह बनाई गई है। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में आपको देखने को मिल जाएगी। स्टैटिक जी के वाली पीडीएफ उठाना, उसमें देखना, उसमें ये दिया गया है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई गई है, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जाना जाता है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। अब कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी देख लीजिए। तो वह एक पर्सिया यानी ईरान से आए एक सूफी संत थे, जिन्हें गरीब नवाज और सुल्तान हिंद के नाम से जाना जाता है। तो आगे प्रश्न बन सकता है, भाई गरीब नवाज के नाम से किसको जानते हैं, तो मोइनुद्दीन ख्वाजा को। ठीक है, इसके अलावा सुल्तान हिंद के नाम से किसको जानते हैं, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा को जानते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखो एमपी से पूछा गया है, एमपी जीके में, कि 2018 में चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत था। पूरे भारत में चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा था, तो 41% योगदान जो है मध्य प्रदेश का था पूरे भारत में चना के उत्पादन में 2018 में। चलिए देख लेते हैं। देखो 2017-18 के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश का चना उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का 41% योगदान था। उस वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश ने देश में चने का सबसे अधिक उत्पादन किया था, इसीलिए ये आपसे पूछा है। दो पूछेंगे तभी ना जब कोई स्पेशलिटी होगी। 2017-18 का जो वित्तीय वर्ष था तो मध्य प्रदेश ने चने में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया था, इसलिए वो आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में महाराष्ट्र का नाम था। उत्पादन में हिस्सेदारी कितनी थी, तो 41% हिस्सेदारी थी। अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखो अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भाई चना उत्पादन के क्षेत्रफल में 34% योगदान जो है वो मध्य प्रदेश का था। अगला प्रश्न बहुत सिंपल सा पूछा गया है, भाई मालवा पठार किस राज्य में आता है। तो भाई सीधे सीधे सबको पता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश ऑप्शन में था, राजस्थान नहीं था, है ना, तो मध्य प्रदेश ही आप लगाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं। तो मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भी आता है। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो इस पठार का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में आता है, जिसमें इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, जहाँ पर अभी हम वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी महाराष्ट्र में ही, मतलब कि मालवा में ही आता है। ठीक है, तो इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, देवास, धार, मंदसौर जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। राजस्थान में कहाँ पर है, तो राजस्थान, इस पठार का हिस्सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में थोड़ा बहुत फैला हुआ है, लेकिन बेसिकली ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह के अब प्रश्न नए आने लगे हैं ना, जो एड्रेस वाले प्रश्न हैं, अभी रीजनिंग में नहीं आ रहे हैं, एमपी मतलब कि आपके जीके में पूछे जा रहे हैं। कोई एक एड्रेस दे देंगे, जैसे कि एक बेसिक एड्रेस आपको दे देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एड्रेस रहेगा, जैसे झारखंडेश्वर कॉलोनी, जोटई रोड, पोरसा। ठीक है, ये आपको दे देंगे एड्रेस, फिर आपसे पूछेंगे बताइए ये पोरसा किस जिले के अंतर्गत आता है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि झारखंडेश्वर दिया है, कहीं ये झारखंड का एड्रेस तो नहीं दिया है, फिर पोरसा दिया है तो मध्य प्रदेश का एड्रेस लग रहा है। इस तरह से कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो उसमें एक एड्रेस दे करके लास्ट में गुवाहाटी लिखा हुआ था, फिर बोला गया था भाई गुवाहाटी किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उस प्रश्न को, है ना। तो ये असम राज्य के अंतर्गत आता है गुवाहाटी। चलिए देख लेते हैं। तो गुवाहाटी भारत के असम राज्य में आता है। यह असम का सबसे बड़ा शहर है और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा महानगर भी है। ठीक है, गुवाहाटी, इसे हम पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो आगे पूछा जाएगा भाई गुवाहाटी किस नदी के तट पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और असम की जो राजधानी है वो क्या है, तो दिसपुर है। ध्यान रखना, असम की राजधानी दिसपुर है और ये भी गुवाहाटी के अंदर ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है भाई कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 से प्राप्त होती है। यह शक्ति राष्ट्रपति को तब अध्यादेश जारी करने की अनुमति देती है जब संसद का कोई सदन कार्य में नहीं हो, मतलब कोई भी सदन, चाहे उच्च सदन या निम्न सदन, जब सत्र में नहीं होता है तो कोई कानून अगर पारित करवाना है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग जो है इसको पारित कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और इस अध्यादेश का प्रभाव उसी तरह से होगा जैसे कानून पारित करवाया जाता है ना। तो एक अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होता है। जैसे संसद के उच्च सदन या फिर निम्न सदन में कानून पारित कराया जाता है, उसी तरह से इस अध्यादेश को भी मान्यता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? पॉलिटी से दो प्रश्न आज पूछे गए थे। तो भारत की संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। दो राज्यों को मिला करके नया राज्य बना सकती है, दो राज्यों को तोड़ करके नया राज्य बना सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया और आपका तेलंगाना बना दिया, ठीक है ना, तो और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया। तो ये सारा काम संसद के द्वारा किया जाता है। देखिए, तो राज्य की सीमा में परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा का नाम बदल सकती है। इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य के विधानमंडल से परामर्श लिया जाता है। जैसे अगर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाना है तो पहले बोलेंगे भैया मध्य प्रदेश में आकर के इनके विधानमंडल से कि भाई क्या तुमको मंजूर है, उधर छत्तीसगढ़ वालों से बोलो तुमको मंजूर है, वो लोग कहेंगे हाँ मंजूर है, तो चेंज हो जाता है। ठीक है, संसद का अधिकार, संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके नया राज्य बना भी सकती है या फिर किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा भी सकती है। इसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है? तो राज्य की सीमा बदलने संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जाता है। पहले राष्ट्रपति को बताओगे कि सर हम इस राज्य को अलग करना चाहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या कोई दिक्कत है? वो भी कहेगा भाई हमें क्या दिक्कत है, बना दो। ठीक है, तो राष्ट्रपति विधेयक को प्रभावित राज्य की राय जानने के लिए उसके पास भेजते हैं। राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचेगा, राष्ट्रपति उस विधेयक को पहुंचाएगा कहां पर? जिससे तोड़ करके राज्य बनाया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना रहे हैं तो मध्य प्रदेश के पास में भेजेगा कि भाई तुमको ऐसे तोड़ करके बना रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कहेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर एमपी मना कर रहा है कि नहीं हम नहीं बनने देंगे तो और बहुत जरूरी है ये बनना, तो फिर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी बात को माने या फिर ना माने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस का एक प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता किस तरह की होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए जो लेंस लगाया जाता है उसकी क्षमता नकारात्मक होती है। आइए देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता नकारात्मक यानी कि माइनस होती है, जैसे कि -2.50 डायोप्टर। यह ऋणात्मक मान दर्शाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए एक अवतल लेंस की आवश्यकता होती है और लेंस की शक्ति जितनी अधिक नकारात्मक होती है दोष की गंभीरता उतनी अधिक होती चली जाती है ना। तो लेंस की शक्ति अगर माइनस में होती है तो आपको निकट दृष्टि दोष होता है। इसको सही करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। इस तरह के प्रश्न आज पूछे गए हैं। अगला, कल हमने आवर्त सारणी करवा दी है, आज आवर्त सारणी से 2 प्रश्न पूछे गए थे लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न पता नहीं चल पाए हैं ना। तो आवर्त सारणी कल हमने करवाई, उसको अच्छे से पढ़ करके जाना। 2 टॉपिक कल हमने करवाए, कल तुम्हारी छुट्टी थी तो 2 टॉपिक करवा दिए। एक तो आवर्त सारणी निपटा दी, मोस्ट टॉप 100 प्रश्नों को करवा दिया है। एक हमने भारत की और मध्य प्रदेश की नदियों के 125 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करवा दिया है। दोनों वीडियो कल करवाई है, आप लोग जाकर के देख लेना। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। चलिए इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। तो देखो, सांची के महान स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में शुरू हुआ था। बाद में 2री शताब्दी ईसा पूर्व शुंग काल में इसे बलुआ पत्थर की पट्टिकाओं और प्रवेश द्वारों के साथ में और विस्तार किया गया। तो ध्यान रखना, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण अशोक के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो सम्राट अशोक ने मूल स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू किया था। और विस्तार, इसका जो तोरण वोरण द्वार बने हुए ना बाहर के तोरण द्वार, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी देख लो। बाद में शुंग काल के द्वारा यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में इसे बलुआ पत्थर की पट्टिका और 4 नक्काशीदार तोरण द्वारों के द्वारा इसको और विस्तारित किया गया था। जो अशोक ने बनवाया था वो केवल और केवल इस तरह का एक स्तूप ही बनवाया था। इसके अगल बगल आपको जो बाउंड्री वॉल दिखाई देती है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शुंग काल के शासकों के द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। जो तोरण द्वार इस तरह से आपको बने हुए दिखाई देते हैं सांची का स्तूप, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, चलो अब चलते हैं मैथ यानी गणित में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, पहला प्रश्न है, एक स्पर्शी 24 सेंटीमीटर लंबी है, उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो भाई उसकी त्रिज्या बताना था। ये आपका सर्कल का प्रश्न पूछा गया था। अगला, एक रंगोली बनी है जिसमें AB और CD 2 जीवाएं हैं। यदि AB 70 डिग्री का कोण बना रही है तो भाई CD कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपसे पूछा गया था। अगला,
एक समबाहु त्रिभुजाकार पिरामिड है जिसका आधार 6 सेंटीमीटर का है, तो भाई आधार का क्षेत्रफल आपको बताना था। अगला, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो भाई टेन थीटा का मान बताइए। सिंपल सा पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्री से मात्र एक प्रश्न पूछा गया था कि साइन की वैल्यू अगर 3/5 है तो टेन की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। तो ट्रिपलेट बना करके आप आराम से इसको निकाल सकते थे। अगला नंबर 5, 5, 8, 9 और 10 कौन सी संख्या, मतलब 5, 8, 9 और 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, और उसमें 3-4 संख्याएं दी गई थी। 360 जो है वो उसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला, त्रिभुज के स्टेटमेंट वाला भी एक प्रश्न पूछा गया था, तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मैथ में, है ना। अगला, 12,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 13,200 रुपए है, तो आप ये बताइए कि दर क्या है, यानी कि कितने प्रतिशत की दर से ये धनराशि कार्य कर रही है। अगला, 2500 रुपए की धनराशि में 10%, 15%, 20% का 3 लगातार बट्टा दिया गया है, तो अंत में वो धनराशि कितनी बचेगी, ये आपसे पूछा गया था। अगला एक बहुत ही सिंपल पूछा गया है, 1200 रुपए की धनराशि में 10% की छूट दी जाती है, तो बताइए कितनी धनराशि बचेगी लास्ट में, या फिर उसका जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। अगला, 6 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 5 किलो 10 किलो के एक व्यक्ति के चले जाने पर औसत आयु में कितना फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना था। अगला देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है, यदि 16 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अंत में क्या रेशियो बनेगा, ये आपसे पूछा गया था। अगला, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, आधार की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो उस बिल्डिंग की ऊंचाई आपको बतानी थी, यानी इस तरह से था, भाई ये 30 डिग्री का है, ये 50 है, तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई आपको बतानी थी। हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। उसके बाद में 55 का वर्ग पूछा गया था, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 55 का वर्ग आप बता सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न पूछे गए थे, एसआई का एक प्रश्न, और प्रिज्म से कोई प्रश्न नहीं था। पिरामिड का एक प्रश्न पूछा था, आधार वाला, जो भी हमने आपको ऊपर बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का पहला प्रश्न मानसिक अभिरुचि का है। देखिए, एक अधिकारी किसी कार्य को करने में बार बार गलती कर रहा है, आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ये पूछा गया था। देखो, डिपार्टमेंटल मानसिक अभिरुचि की ओर ये लोग चल रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंटल मानसिक अभिरुचि हमने ऑलरेडी करा रखी है। आप सर्च करना मानसिक अभिरुचि बाय सक्सेस जंक्शन, तो 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक तो डिपार्टमेंटल वाला मिलेगा, एक नॉर्मल मिलेगा, तो दोनों आपको देख करके जाना है, और जो लोग नोट्स लिए हैं उनको इन दोनों की पीडीएफ दे दी गई है ना। चलो आगे, 5:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछा गया था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया था। एक व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, उसके 2 दिन बाद दिल्ली जाता है, 3 दिन बाद बेंगलोर जाता है, 4 दिन बाद, मतलब 3 दिन बाद कहीं और जाएगा, और 4 दिन बाद बेंगलुरु जाता है, तो बेंगलुरु और भोपाल के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, ये आपसे पूछा था। बाकी ब्लड रिलेशन से 4 से 5 प्रश्न आज पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं, अल्फाबेट सीरीज के 2 प्रश्न हैं, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न पूछे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 प्रश्न पूछे हैं, और एक इमेज पूछा गया था कि भाई 90 डिग्री का एंगल कौन सा इमेज बना रही है, ये पूछा गया था। पेपर कटिंग का एक प्रश्न है। बाकी आपका ऊंचाई क्रम में फ्लोर पजल का एक प्रश्न पूछा गया था। 4 लोगों के बीच में कुछ फलों का वितरण किया गया था, फिर उसमें पूछा गया था कि भाई ये व्यक्ति कौन सा फल पसंद करता है ना। तो ये फ्लोर पजल के हमने आपके लगभग तीनों टाइप करवा दिए हैं। आप सर्च करना फ्लोर पजल बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, और इसकी पीडीएफ जिन लोगों ने नोट्स लिया होगा उनको ये पीडीएफ दे दी गई है। देखो, हमारी पीडीएफ की विशेषता क्या है, मतलब इस पीडीएफ को पढ़ करके लोगों के अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो ईएसबी पूछ रहा है। जितने भी नए टॉपिक पूछ रहा है उन सबकी पीडीएफ बना दे रहे हैं। जैसे कि अभी रेलवे स्टेशन का कोड पूछा था, उसकी पीडीएफ आपको दे दी है। मेगावाट में बिजली उत्पादन पूछा था, उसकी पीडीएफ दे दी है। डैम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसकी पीडीएफ दे दी है। आदिवासी त्योहार पूछे गए, उसकी पीडीएफ दे दी है। तो जितना भी लेटेस्ट टॉपिक पूछा जा रहा है उन सब की कंप्लीट पीडीएफ आपको हम दे दे रहे हैं। तो उससे आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जा रही है, और कम टाइम में तैयारी करके लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वही बता रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है। ठीक है भाई। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न और डायरेक्शन के भी 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। चलिए देख लेते हैं कितने कितने नंबर की क्या क्या चीज़ आई है। तो देखो, मैथ जो है वो आपका 40 और 20 मिला करके 60 नंबर की मैथ रीजनिंग आई है, 20 का मैथ है, 40 की रीजनिंग है। साइंस लगभग 12 नंबर का है, रिमेनिंग आपका जीके जीएस करंट अफेयर एमपीजी के है। नंबर की बात कर लेते हैं तो 78, 80, 81, 78, 85, 75, 81 ये नंबर आज देखने को मिले हैं। 83 नंबर भी जो है आज देखने को मिला है। ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इस पर मैसेज करेंगे, फोन पे नंबर प्राप्त करेंगे, फोन पे पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर दी गई भाई, 24 घंटे बाद पीडीएफ यहाँ पर डाल दी जाती है, तो परेशान नहीं होना आप लोग, है ना। कल भी हमने पीडीएफ डाल दी है, 12-13 तारीख की डाल दी है वहाँ पर, तो कहाँ परेशान होते हो पीडीएफ के लिए। ठीक है। चलिए, ये हमारा फेसबुक पेज है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। कल की दोनों स्पेशल वीडियो देख लेना। कल हमने 2 मैराथन कराई हैं, एक आवर्त सारणी की और एक नदियों की। ठीक है, दोनों देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।